Hi viewers, this is me Ribaha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। क्योंकि आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है मेजर रजा ने। थैंक यू सो मच मेजर साहब, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप दोनों के वक्त का बेहद शुक्रिया। जी वेलकम, शुक्रिया। डॉक्टर साहब का तो स्पेशली शुक्रिया कि उनकी तबीयत खराब होने के बावजूद उन्होंने टाइम दिया और वो आए। तो थैंक यू रिबा जी, एनीथिंग फॉर यू एंड मेजर साहब। नहीं डॉक्टर साहब, आपके नाम के साथ तो डॉक्टर आता है, तो मतलब उम्मीद है कि आप खुद ही अपना ख्याल रख पाएंगे। अरे वो वाले डॉक्टर नहीं है भाई। हेलो, क्या हो गया? किसी को हार्ट अटैक बोला, आपने मुझे फोन कर दिया, तो वो भी जेल में, हम भी जेल में। और जेल आपके लिए कौन सी नई जगह है डॉक्टर साहब? हाँ, ये बात मानता हूँ, वहां अपना सिटिंग है। ये सब बातें में डाल दीजिएगा आप रिबा जी, ठीक है ना? डॉक्टर साहब, आगाज जो है आपने इतनी बिहाइंड द कैमरा आपने इतनी खूबसूरत एक कविता, एक शेर बोला था मेजर साहब के लिए, तो प्लीज आगाज वहां से करें, फिर मैं जलती पे तेल छिड़कूंगी क्योंकि टॉपिक ही गर्मा गर्म है। ठीक है, आप बताइए सर, जो आपने पहले अभी बताया मेजर साहब के लिए जो एक शेर दिखा बड़ा खूबसूरत। क्योंकि मैं बहुत स्पॉन्टेनियस होता हूँ, तो कई बार अपनी बातें बोल के याद करना मुश्किल होता है, पर मेजर साहब के तो कई शेर हैं। जैसे मन नहीं लगता अब इस जग में, मेजर साहब रहते हैं शाहरग में। आप समझिए। तो पहले वाला ज्यादा अच्छा था। पहला वाला था क्या? हाँ, कि आई लाइक पंजाबी के टप्पे एंड आई एम मिसिंग मेजर साहब के गप्पे, यही था ना? डॉक्टर साहब, एक जमाने में ना मैंने किसी को कहा कि भाई देखो, खुदा ना खास्ता कोई ऐसे हालात आ गए कि मूव करना पड़ा, तो जरा मोहल्ले में नजर डाल लो कि जाएंगे किधर। एक तरफ अफगानिस्तान, एक तरफ ईरान, एक तरफ इंडिया और एक तरफ बहिरा अरब। देखिए, मैं इसमें जोड़ दूं, वो बाकी और लोगों को मूव करना है, आप नहीं कर रहे हैं। आप थोड़े से लोग मूव करने का सोचते कि जाए कहाँ, तो आप सही जगह हैं। ये अच्छा आपने वो क्या उसे कहते हैं लतीफ ट्विस्ट दिया है, लेकिन एक सोचने वाली बात है ना, सारों को सोचना चाहिए। तो आपके तो फिर भी ऊपर कोई रास्ते हैं, आप समझ रहे हैं मेरी बात? इधर हमारे रास्ते देखें। नहीं, आपसे बात करने के बाद मुझे काफी आशा जो है वो जगी है, काफी पुरुमीद हुआ हूं मैं कि बात समझने की है। और आई थिंक कि आप जो कहना चाहते हैं मैं उसको समझ रहा हूं कि आप उस रास्ते पे चल निकले हैं। बस ठीक है, सब बढ़िया हो जाएगा। इट्स अबाउट टाइम। अगर 1947 हुआ तो 1997 भी होगा। नथिंग इज स्टैटिक, एवरीथिंग इज डायनेमिक। वी इवॉल्व, वी ग्रो, दैट्स इट। फेज है। प्यार रहनी चाहिए, मोहब्बत रहना चाहिए और रिबा जी का जलता हुआ तेल रहना चाहिए। बस तो ये डालेंगे सर। अभी तो इंटरनेशनली सर आपके पीछे जो है पूरी दुनिया ही पड़ी हुई है। कैसे, और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइजेशन मिल रही है। ट्रम्प जो है वो हमारे फील्ड मार्शल साहब को यानी कि पाकिस्तान को ही बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं और तारीफें हो रही हैं हमारे फील्ड मार्शल साहब की। और इंडिया को आज ट्रम्प की जो स्टेटमेंट थी कि ये टैरिफ नहीं है बल्कि सैंक्शंस हैं, तो सर क्या आप इन स्टेटमेंट्स को देख रहे हैं? डॉक्टर साहब, आपसे आगाज करते हैं। अब जो आपने कहा कि पहली बात कि आपको तारीफें मिल रही हैं, तो और हमें जो है सैंक्शन मिल रहा है, तो इसमें बुराई क्या है? अगर आपको तारीफ मिल रही है तो हाउ इज इट अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर मी एंड व्हाई शुड इट बी इवन मैटर ऑफ कंसर्न फॉर मी? आपकी तारीफ हो रही है, होनी चाहिए, अच्छी चीज है, हर व्यक्ति की तारीफ होनी चाहिए। सिर्फ तारीफ का ठेका भारतवर्ष ले ले, ये तो कतई उचित नहीं है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपकी तारीफ हो, आप तारीफ के लायक कार्य करें, इसमें हमारी भलाई है, तो आपकी तारीफ हो रही है। आई होप फॉर ऑल द गुड पर्पसेस। आप एक देश है, जैसे बहुत से देश हैं, उसमें आप भी एक देश है। आप अच्छे काम करें, अच्छे लोगों देशों के साथ संबंध बनाएं, आपका अपना खुद का इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हो, तो हाउ आर वी इवन कंसर्न विद दैट? मुझे तो नहीं समझ में आता है। तो अच्छी चीज है कि आपके उसकी क्या नाम है, फेल्ड मार्शल साहब की तारीफ हो रही है। सो करें। टेंजिबल्स क्या है, क्या मिल रहा है उस तारीफ से? आपको क्या लगता है ये अमेरिका आपकी तारीफ? पहले भाई अमेरिका आपकी ही तारीफ करता रहा है, हमारी तारीफ नहीं किया है। वेस्ट ने आपको वेपन दिए थे, हमें नहीं दिए थे। आप हिस्ट्री से वाकिफ नहीं है।
वी वर द थॉर्न इन द फ्लैश फॉर वेस्ट। तो वेस्ट हमेशा आपके आप मेजर साहब से पूछेंगे, वो आपको बताएंगे सेटो सेंटो आपने साइन किया था, हमने नहीं किया था। पैटर्न टैंक और ये सो आप F-35 लिखो, F-35 सबको नहीं देता अमेरिका, वो बहुत चुने हुए देशों को देता है। यू आर वन ऑफ दोज रेयर कंट्रीज जिनको कि उन्होंने दिया नॉन नेटो अलाई का दर्जा है आपके पास, अगर उन्होंने रिवोक नहीं किया है। तो आपके संबंध डिटोरिएट हो रहे थे बिकॉज जो आपने 9/11 में डबल फेस काम किया उनके साथ, दे कम टू नो योर रियलिटी। तो ट्रम्प साहब ने आके अभी तक दिया क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सैंक्शन तो आपके ऊपर भी लगाए हैं, हमारे ऊपर प्यूनिटिव सैंक्शन लगा है, तो ठीक है हम अपने दोस्त के लिए खड़े हो गए। ऐसे 100 सैंक्शन हम लेने के लिए तैयार हो। पहली बार लग रहा है जब हमने न्यूक्लियर वो किया था एक्सप्लोजन, तब भी हमारे ऊपर सैंक्शन लगे थे। फिर क्या हुआ था, 2 साल के अंदर 123 एग्रीमेंट साइन हुआ था। इफ यू डू नॉट नो व्हाट इज 123 एग्रीमेंट, ये 123 एग्रीमेंट जो उनका न्यूक्लियर लॉ है उसके अंदर सेक्शन 123 हुआ करता था, जिसमें ये पावर दिया गया था उस किसी भी डिस्पेंसेशन के पास कि अगर वो चाहे तो एक सैंक्शन से हट करके वो एक एक्सेप्शन क्रिएट कर सकते हैं। वो एक्सेप्शन हमें मिला। भैया वी हैव बीन, हम आप में और हम में अंतर ये कि अमेरिका का हर वो काम जो हमसे अमेरिका चाहता है कि हम ना करें, हम वो करते हैं। उसके बाद भी हमारी दोस्ती थी। अमेरिका चाहता है हम रशिया से वेपन ना लें, अमेरिका चाहता है हम रशिया से एनर्जी ना लें, अमेरिका चाहता है हम रशिया से दोस्ती ना करें। हमने वो सब किया। आप चिढ़ाने के लिए हमें भले कह लें कि अमेरिका की गोद में जा रहे हैं, बट अगर आप रियलिटी में जाएंगी और फैक्ट चेक कीजिएगा तो यू वर इन द लैप ऑफ अमेरिका, वी नेवर वर। हमारे संबंध डिटोरिएट क्यों हुए हैं ट्रम्प साहब से? ट्रम्प साहब कह रहे हैं रशिया से ऑयल लेना बंद कर दो, और ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि ये रिकॉग्नाइज कर लो कि ये वॉर हमने नहीं रुकवाया है, हमने रुकवाया है, तुमने नहीं रुकवाया। हम दोनों पे लड़ गए, कौन इंडिपेंडेंट है? आप डिसाइड कर ले। आप चले गए जी, थैंक यू अमेरिका, थैंक यू ट्रम्प, थैंक यू इजराइल, थैंक यू ईरान, थैंक यू ये, थैंक यू वो। जो कंट्री साले को बनने वाली होगी तो 1997 में उसको भी आपने, 2097 में उसको भी आपने थैंक यू कह डाला था। सो वेस्ट इज अ न्यू फिनोमिना। इंडियन सिविलाइजेशन इज हियर फॉर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ईयर्स। ये आए और गए। हमने भैया बड़े बड़े एम्पायर देखे भाई, तब भी हम बचे हुए हैं। हम एशिया का वॉल बने, जिसने इन सारे एम्पायर को, चाहे वो रिलीजन के नाम पे कॉलोनाइजेशन की अटेम्प्ट किया गया और चाहे वो पॉलिटिकल ऑटोनॉमी के नाम पे हम पे कॉलोनाइजेशन किया गया। वी हैव बरीड एवरी एम्पायर इन द सॉइल ऑफ इंडिया। तो हमारा उनसे कोई, ठीक है वो लगा दे, अभी 1997 में था, 1999 में सैंक्शन था। सैंक्शन कब से लगा रहा है वेस्ट हम पे? आज से नहीं लग रहा। आपको शायद इसकी हिस्ट्री नहीं पता। यू वर द डार्लिंग ऑफ द वेस्ट एंड इट इज कंटिन्यूइंग। तो हमें क्या ऑब्जेक्शन है? कोई नहीं है। आप देख लीजिएगा 6 महीने बाद आप बात करिएगा मुझसे, ये तो मुद्दा चलता रहेगा। बिकॉज वेस्ट और आपके इंटरेस्ट अलाइन नहीं होते। उनको 9/11 में समझ में आ गया, वॉर ऑन टेरर में, कि आपकी जो थॉट प्रोसेस है और उनकी जो थॉट प्रोसेस है, मैं ये नहीं कह रहा किसका सही है, बट यू हैव टू डिफरेंट थॉट प्रोसेस। यू सी वर्ल्ड कंप्लीटली डिफरेंटली, कंप्लीटली डिफरेंट। वो ओसामा बिन लादेन को मानते हैं वॉर ऑन टेरर, वो उसको इस्लामिक जिहाद का चेहरा मानते हैं, वो इस्लामिक जिहाद को एक थ्रेट मानते हो। आपका वो ऑफिशियल मोटो है, फाइट इन द नेम ऑफ अल्लाह। तो इट्स गोइंग नोवेयर। ये तो आपको वो दिया जा रहा है इंडिया को जलाने के लिए। तो ठीक है, हमारे यहाँ वांग यी साहब आ गए ना। अभी कल चाइना ने वो कर दिया कि रेयर अर्थ एंड ऑल दोज थिंग्स जो इंडिया को बैन किया हुआ था, दैट सैंक्शन हैज बीन लिफ्टेड। तो एवरी जिसे कह लीजिए टफ टाइम ओपन्स अ न्यू विंडो। यही है भारत के लिए न्यू विंडो। तो आई एम होपफुल। अमेरिका दुनिया का दादा नहीं है, ना होगा। दुनिया की कोई शक्ति ऐसी नहीं बनी जो हम पे राज कर सके। हम नहीं मानते। हम अंग्रेजों से लड़े तो हम अमेरिका से भी लड़ लेंगे। अभी क्या कर लेगा अमेरिका? वियतनाम में क्या कर लिया इन्होंने जाकर के, अफगानिस्तान में क्या कर लिया जाकर के। डिटर्मिनेशन होना चाहिए। तालिबान कह रहे थे अच्छा या बुरा हम इस्लामिक लॉ लेके आएंगे, लेके आ गए। क्या कर लिया अमेरिका? सारे वो रख रखाव और इतने बड़े बड़े टैंक वैंक छोड़ के भाग गए। तो हो क्या जाएगा इन सैंक्शन से? रशिया के ऊपर 2 साल से सैंक्शन लगाए, क्या हो गया उन सैंक्शन से? वॉर रुक गया? रशिया के ऊपर कोई फर्क पड़ा? अमेरिका ने पुतिन प्रेसिडेंट साहब से पूछा गया कि आप रशिया पे सैंक्शन क्यों नहीं लगा रहे? उनका आंसर था कि भाई 3 साल में तो सैंक्शन इफेक्टिव ही नहीं हुआ, सैंक्शन का कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि उनको उससे ज्यादा उनकी कमाई होने लगी, बिकॉज इंडिया और चाइना खड़े हो गए। तो ये कोई ये थोड़े है कि सैंक्शन लग गया तो दुनिया रुक जाएगी और हमारा शाहरग बंद हो जाएगा। ऐसे बहुत सैंक्शंस देखे हुए हैं और ये सैंक्शन 6 महीने बाद देख लीजिएगा आपके सामने आएगा। बिकॉज जो विश्व की गति है, जो विश्व ने एक अपना जिसे कह लीजिए ना हर समय एक डायरेक्शन होता है, वो डायरेक्शन जा चुका है। वेल्थ and political prosperity would come back to Asia, and the two pivots would be India and China. That's it.
अब हम मेजर साहब की कहानी पढ़ते हैं। मेजर साहब हमारे फील्ड मार्शल साहब ने तो इस बार पाकिस्तान का जो नाम है वो तरक्की की राहों में गामजन किया। वो इस तरह के अभी हम रिसेंट इंडिया यही क्लेम करता था कि पाकिस्तान तो ना पाकिस्तान की किसी भी कंट्री के साथ नहीं बन रही, ना यूएई के साथ, ना किसी और कंट्री के साथ, और अचानक अमेरिका के साथ पाकिस्तान का रिलेशन अच्छे होना और इंडिया पर सैंक्शंस लगना। और ये टैरिफ नहीं, ये सैंक्शंस हैं, ट्रम्प का कहना है। क्या कहना चाहेंगे सर आप इसको देखते हुए, इस मूव को? अच्छा, एक तो ये है कि अमेरिका के जो सदर हैं, उनकी खूबी ये है कि वो पलक झपकते में कुछ भी कह सकते हैं। तो अगर आज सैंक्शन लगा रहे हैं, कल को वो बिल्कुल कह सकते हैं कि मेरे बेस्ट फ्रेंड जो हैं वो डॉक्टर अभिषेक मिश्रा हैं। तो उनकी ये बड़ी एक सलाहियत है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उनकी ये कुछ लोग कहते हैं कि ये उनकी वो गलती से ऐसा करते हैं, उनको याद नहीं रहता। और कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई वो इंतहाई ज़हीन आदमी हैं, वो अच्छे तरीके से समझते हैं उन्होंने क्या करना है, और ये उनकी एक पोस्चरिंग होती है। पोस्चरिंग से मुराद ये है कि वो अपनी एक पोजीशन लेते हैं, आपको इतना डरा देते हैं, और उसके बाद फिर वो। और कुछ लोग ये भी कहते हैं चूंकि उनका रियल स्टेट से ताल्लुक रहा है, तो ये रियल स्टेट की जिस तरह सौदेबाजी होती है कि अभी 20 करोड़ दे रहा हूँ, लेने हैं लो, नहीं लेने तो बस मैं फिर कभी मैं लूंगा ही नहीं है, मैं बिल्कुल जीरो। तो वो कुछ तो बहुत सारी बातें हैं। लेकिन मेरी जितनी समझ है उसके मुताबिक जितने भी एनालिस्ट हैं, बहुत वो शायद ही उनको 2-4 लोग सुनते हो, मे बी उनके घर वाले भी ना सुनते हो, कोई एक दो सुनते हो। लेकिन मैंने ये देखा है कि जितने भी सारे पॉपुलर मीडिया जो है, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, उसको कभी भी नहीं पता चला कि क्या होने वाला है। वो कभी भी उनको नहीं मालूम था कि जी ये कब जंग शुरू होगी, कब जंग खत्म होगी, कब सैंक्शंस लगेंगी, कब नहीं। मिसाल ये है कि आज से अगर आप 6 महीने पहले चले जाएं, तो डॉक्टर अभिषेक मिश्रा के मुताबिक मतलब हम पागल थे, तनहा थे, दुनिया में कोई हमारा वाली वारिस नहीं था, हम जो है, और सबसे बड़ा ये था कि जी डिनाइल में भी हो। तो आज कम से कम जब वो आप उनसे सवाल कर रही हैं, तो वो जो भाषण मुझे वो देते थे, मुझे वो समझाते थे, आज वो जज्बाती, इसको मैं कहता हूँ इमोशनल चूरी, कि मुझे नहीं पता इंडिया में चूरी को क्या कहते हैं, लेकिन वो जो पराठा लेके सुबह के टाइम पे उसके ऊपर देसी घी लगा के, तो वो उसको तोड़ के माएँ जो है वो उसके ऊपर चीनी वीनी डाल के या शक्कर डाल के देती थी कि बेटा ये लो चूरी खा लो। तो डॉक्टर साहब इस टाइम पे अपने इंडियन ऑडियंस को एक इमोशनल चूरी उन्होंने दी है कि क्या हुआ, मतलब दुनिया इधर से उधर चली गई, हम हजारों साल से, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया हजारों साल से कायम है, इसमें कोई शक नहीं है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो अभी है। लेकिन जब यही इमोशनल चूरी बतौर मुसलमान मैं इधर कहीं देने की कोशिश करता हूँ, या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब देने को, फिर डॉक्टर साहब कहते हैं तुम लोग पागल हो, देखो तुम लोग समझ नहीं आती, दुनिया में रहने का एक तरीका है और ये सब कुछ। लेकिन मुझे आज बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने बड़े जबरदस्त तरीके से एक इमोशनल चूरी दी, और उनके जो ऑडियंस हैं उनको चाहिए कि अच्छा चाय का कप पकड़ के इस चूरी को जो है ना वो सुरख सुरख के चाय के साथ इस चूरी को खाएं। लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका वाकई बहुत बड़ा मुल्क है। अमेरिका इतना बड़ा मुल्क है कि इंडिया ने चाइना के साथ जप्फी डाल ली है, जो कि मेरे ख्याल में कि बेहतर मूव है। इंडिया के अपने पर्सपेक्टिव में वो बेहतर मूव है। लेकिन जो ट्रंप साहब का मसला है, वैसा ही मसला इनके प्राइम मिनिस्टर साहब का भी है। तो उन्होंने जप्फी तो डाली है, लेकिन किस दिन वो भी पलट जाएं ये भी कोई अनहोनी बात नहीं होगी, क्योंकि वो भी बड़ी जल्दी पलट जाते हैं। तो पिछले 10 साल में इंडिया के अमेरिका के साथ बड़े ही करीबी ताल्लुकात थे। इनके लार्जेस्ट डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं अमेरिका के साथ, लार्जेस्ट इनके लॉजिस्टिक्स के, कम्युनिकेशन के, बेसिक कोऑपरेशन के इनके एग्रीमेंट्स हुए हैं अमेरिका के साथ, और इनकी और मिलिट्रीज के बीच में हुए हैं कि जिसके बीच में उन्होंने एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन, एक दूसरे की फैसिलिटी को इस्तेमाल करना, वो सब कुछ। और इंडिया जो है वो पोस्चरिंग ऐसे कर रहा था कि ये जो चाइना है ना, इसके आगे अगर कोई खड़ा होगा वो फिर हम ही होंगे। तो इसलिए, और अमेरिका भी सारे लाड इनके उठा रहा था। अब वो लाड उठाते उठाते बीच में आगे ये जो अमेरिका के नए सदर हैं, तो वो जिस तरह कहते हैं ना कि लोहे को लोहा ही काटता है, तो बिल्कुल वही वाली बात हुई कि ट्रंप साहब और मोदी साहब जब आमने सामने आए, तो उसके बीच में फिर उनका जो है ना टकराव यकीनी था।
और उसमें इनका अपना मीडिया चीख चीख के कह रहा था कि जनाब ट्रंप साहब रोज कहते हैं कि जी मैंने सुलह कराई है, ये जो है सीज फायर मैंने कराया है, तो उसका कोई जवाब तो इन्होंने एक लफ्ज नहीं कहा उनके बारे में, और उम्मीद यही थी कि बच जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका के जो सदर हैं उनको नोबेल पीस प्राइज चाहिए। वो इसलिए उनको चाहिए कि उनके एक बड़े फेवरेट थे ओबामा साहब, उनको वो भी 2 दफा सदर बने थे, उन्होंने एक तकरीर की थी, उस तकरीर में उन्होंने एक बंदे को निशाना लेके, वो जिसे कहते हैं ना उर्दू में भिगो भिगो के लगाई थी। और उसके बाद ट्रंप साहब को भी सलाम है कि उन्होंने उसके बाद ना सिर्फ वो कि एक दफा वो सदर बने, दूसरी दफा मेरे ख्याल में उनके साथ ज्यादती हुई, लेकिन फिर भी वो सदर दोबारा बने। और बनने के बाद अब एक नोबेल प्राइज रह गया कि जो अगर उन्होंने टच कर लिया, फिर आप देखिएगा ट्रंप साहब क्या दुनिया को जबरदस्त किस्म का, वो जिससे कहते हैं ना कि फॉरेन अफेयर्स जो है ना वो थिएट्रिकल हो गए हैं। थिएट्रिकल उस तरह कि ये जिस तरह आज मेरे बाल हैं ना कि बिल्कुल इसी तरीके से मतलब जेल शेल लगा के ये वो सारा पूरी दुनिया का माहौल ऐसे बनी। मुझे लगता है कि वो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जी हम टिकटॉक नहीं देखते, मेरे हिसाब से सारे टिकटॉक ही देख रहे हैं। क्यों कि भाई चाहे अमेरिका का सदर है, चाहे सऊदिया का है, चाहे ओमान का है, चाहे पाकिस्तान का है, चाहे कहीं का भी है, भाई हर बंदा कैमरे के साथ आना चाहते हैं। और वो एक दफा वो किसी ने लिखा था कि जी अगर पाकिस्तान के वो जो है किसी ने खंडरात दरियाफ्त किए तो वो उसको पता चलेगा कि इनमें से आधे जो थे वो ये जो है जिनसी कमजोरी का इलाज करते थे और बाकी जो आधे थे वो जिनसी कमजोरी का शिकार थे, क्योंकि हर दीवार पे लिखा होता है यूनानी ताकत, ये तो वो तो फलाने। तो इसी तरीके से मेरा ख्याल में कि अगर दुनिया को कुछ हो जाए तो कोई अगर नए लोग आके यहाँ पे देखें तो वो कहेंगे कि इन सबको सिर्फ एक ही शौक था कि कैमरे के सामने आ जाए, अगरचे इस टाइम पे हम तीनों कैमरे के सामने बैठे हुए तो लेकिन क्या करें कि भाई ये दुनिया ही ऐसी होगी, एवरीबडी इज आफ्टर कि जी क्या है क्या नहीं है। तो चाइना के साथ ये जो इंडिया ने जयशंकर साहब ने पहले जाके मुलाकात की और उसके जवाब में चाइना जो है वो इधर इंडिया उनके फॉरेन मिनिस्टर आए और इसके बाद अभी मोदी साहब ने वहां पे चाइना में जाना है। मैं ये समझता हूं कि ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है, वो इसलिए कि मेरा प्राइमरी फोकस जो है, जो मेरी अपनी दिल की बात है वो ये, मैं रोज दुनिया के नक्शे को देखता हूं, मैं सोचता हूं कि अगर कहीं जाऊं तो कहां जाऊं, तो ये इसके अलावा कहीं नजर नहीं आता। तो अब इस मोहल्ले को अच्छा होना होगा और मैं ये समझता हूं कि इस मोहल्ले को अच्छा होने में 3 बड़े किरदार हैं, एक है चाइना, एक है इंडिया और एक है पाकिस्तान। तो अगर और चाइना की ये बड़ी अच्छी पॉलिसी है कि चाइना जो है वो कहता है कि जी एग्रीमेंट्स को बैठ के बातचीत के जरिए या सॉल्व कर लें या फ्रीज कर दें या आने वाली नस्लों पे छोड़ दें। मतलब वो ये कहते हैं कि जी कोऑपरेशन के साथ एक दूसरे के साथ ताल्लुकात के साथ आगे बढ़ें। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो इंडिया और चाइना की डेवलपमेंट है ये बड़ी जबरदस्त डेवलपमेंट है अगर ये कायम रहे तो। इस टाइम पे इस मोहल्ले में जो सबसे स्लिपरी और जिसको कहे ना कि साबुन वो भी गीले वाला, वो डॉक्टर अभिषेक मिश्रा और ये पूरा का पूरा हिंदुस्तान है कि ऐसे स्लिपरी हैं, कभी यहां से दबाएं तो ये क्वाड में जाके निकलते हैं कि जी जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ और अमेरिका के साथ अगर कोई खड़े हैं तो वो हम खड़े हैं। दूसरी तरफ स्लिप हो तो वो रशिया जा निकलते हैं, फिर स्लिप हो तो अचानक पता चलता है कि जी अपने ही घर में है, मेरे ही हाथों में है, ये चाइना के साथ जो है ना वो हो जाते हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से इंडिया को देखना चाहिए कि वो किस तरीके से आगे बढ़ना चाहता है और ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं ये बड़ी अच्छी हैं, लेकिन ये अगर श्योर फुटेड हो। फिल वक्त मुझे ये लग रहा है कि भाई ये जो है ना, और दूसरा कि भाई देखिए कोऑपरेशन से सारे मामला चलते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि जी इनके अमेरिका के साथ ये मामला ठीक होने चाहिए, लेकिन अभी फिल वक्त जो सिचुएशन चल रही है उसमें इंडिया जो है वो स्ट्रगल कर रहा है। वो अपनी पॉस्चरिंग जिस तरह वो उन्होंने अमेरिका के सदर ने पॉस्चरिंग किया ना, तो ये अब अपनी पॉस्चरिंग कर रहे हैं कि अच्छा ठीक है, अगर आप को हमारा रिश्ता कबूल नहीं है तो हमारे पास मोहल्ले में भी बड़ा अच्छा लड़का है। तो ये इस तरह की पॉस्चरिंग चल रही है, लेकिन दुनिया की बड़ी अनसर्टन सिचुएशन है। उसमें मैं हैरान हो रहा था कि जी अभी ये सारी मुलाकात ट्रंप साहब की और सारों की हुई है और उसमें आप देखें कि कैसे अच्छे स्कूल के बच्चों की तरह सारे का सारा यूरोप सामने बैठा हुआ है और ट्रंप साहब जो है वो पीछे कुर्सी लगा के उनको समझा रहे हैं कि दुनिया किस तरह चलनी है, लेकिन इसके बावजूद लोग एक दूसरे के ऊपर जो है ना वो ठाने बैठे हैं। तो मुझे नहीं मालूम कि क्या होगा,
लेकिन मुझे बहरहाल ये जो डेवलपमेंट हो जिसमें लोग एक दूसरे से मिल रहे हो, कोऑपरेशन की बात कर रहे हो, एक दूसरे के साथ तरक्की की बात कर रहे हो, तो ये सब बेहतर डेवलपमेंट्स है और इनको होना चाहिए। तो अब ये कब तक कायम नहीं रहती हैं मुझे इसकी समझ नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में कि जो इंडिया है वो भी पॉस्चरिंग कर रहा है। तो और दूसरा कि ये जो रेयर अर्थ की ये बात कर रहे थे, रेयर अर्थ एसेंशियली चाहिए इंडिया को कि उनके हथियारों को, उनकी डिफेंस इंडस्ट्री को और सारा कुछ। लेकिन बाय द वे ये भी एक फैक्ट है कि पाकिस्तान इस टाइम पे चाइना की डिफेंस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा बायर है पाकिस्तान। तो इंडिया जो है वो अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा बायर है। तो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कॉनोटेशन है। और ये भी हम पे रह रह के इल्जाम लगा रहे थे कि ये चीनी हथियार जो है इस्तेमाल करते हैं, अपना नहीं बताते कि हमने इस टाइम पे अमेरिका से सारे हथियार खरीदे हुए। तो काफी गंभीर से मामला है, अल्लाह करे कि ये बेहतर हो जाए। लेकिन ये है कि इसमें सिचुएशन जो है ना बड़ी स्लिपरी, जिसको कहते हैं ना कि बड़ी फ्लूइड, बड़ी वोलेटाइल और बड़ी इवॉल्विंग सिचुएशन है कि उसमें क्या होता है क्या नहीं होता, ये आने वाला वक्त बताएगा। डॉक्टर साहब, मेजर साहब ने बहुत सारी बातें की और जैसे आप पाकिस्तान जो है वो चाइना से बहुत सारे हथियार जो है वो बाय करता है और इंडिया जो है वो यूएसए से बहुत ज़्यादा हथियार जो है वो बाय करता है। अभी रिसेंट भी हमने एक न्यूज़ भी कवर की थी जिसपे पॉज कर दिए थे इंडिया ने कई ज़्यादा जो मिसाइल सिस्टम या कोई इक्विपमेंट्स जो ले रहे थे उस पर भी उन्होंने पॉज लगाया इंडिया ने। तो उसके बावजूद फिर भी इंडिया जो है एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कह सकते हैं यूएसए का। और क्या कहना चाहेंगे सर? और अभी रिसेंट हमने देखा कि चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया में थे और आपस में इनकी मुलाकात जिस तरह देखी है हमने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ, और उस पर काफी चर्चा में है वो कि हम, और ये भी पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़े हैं क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर से तो फॉरेन मिनिस्टर ही मिलते हैं। तो क्या कहेंगे सर आप? चलिए, थैंक यू सो मच। देखिए, एक शेर याद आ रहा है कि क्या कहूँ मेरा यार इतना सादा है, ज्ञान उसका हर मामले में आधा है। ठीक है ना। अब मेजर साहब की कुछ फैक्चुअल जो वेरीफाइबल कमेंट्स है मैं उसको ठीक करता हूँ। इन्होंने कहा सबसे बड़ा, लास्ट से शुरू करते हैं फिर विल गो बैकवर्ड्स। सबसे बड़ा बायर अमेरिका की वेपनरी का जो है वो भारतवर्ष है। फैक्चुअली इनकरेक्ट है। आज भी इंडिया जो है वो मुश्किल से 10-15% बाई कर रहा होगा। वी हैव ऑलवेज बीन द बायर ऑफ रशियन। हमें वेस्ट बेचता ही नहीं। अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को, वेस्ट पाकिस्तान को आर्म कर रहा था, हमें कभी नहीं दिया उन्होंने। हम रशिया से खरीदते तो यही उनकी नाराजगी है कि ये रशिया के इतना पास क्यों है। सबसे बड़ा बायर जो है वो सऊदी अरेबिया है बाय द वे, अमेरिकन। अगर अमेरिका की वेपनरी से इतना कष्ट हो रहा है तो सऊदी अरेबिया, उसके बाद कतर, फिर ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोपियन कंट्रीज आते हैं। इंडिया डजंट इवन फिगर इन टॉप मोस्ट बायर्स। इंडिया डज बाय, नॉट अ टॉप मोस्ट बायर। सो फैक्चुअली इनएक्यूरेसी, जब आप ऐसी चीजें करते हैं ना तो आप कॉन्सेप्ट्स को कॉन्वोल्यूटेड कर रहे होते हैं, सीधे साधे ट्रांजैक्शंस को आप कंफ्यूज कर देते हैं। अच्छा जी, दूसरा स्टेटमेंट, पीएम मोदी साहब फिसल गए, पलट जाएंगे जैसे ट्रंप साहब पलटते हैं। अगला भाई, अमेरिका ने बाई पार्टीजन रिलेशन डिसीजन लिया कि इंडिया के साथ उनको रिलेशनशिप बढ़ाने हैं। आई सेड वेलकम, हमें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। चाहे हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी हों, चाहे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हों, हमने कहा बिल्कुल आइए, क्या दिक्कत है। कोई हमसे अगर अपनी अच्छी मित्रता बनाना चाहता है तो हम बनाएंगे। उसमें और भी ग्रुप बनते हैं, जैसे क्वाड बना, ब्रिक्स बना, शंघाई कोऑपरेशन बना, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई। जैसे शंघाई कोऑपरेशन है वैसे क्वाड है, जैसे ब्रिक्स है वैसे क्वाड है। दीज आर द क्लब ऑफ द कंट्रीज। बट हम किसी भी क्लबिंग का दुरुपयोग बिचिंग के लिए नहीं करते। वी मेड इट वेरी क्लियर इन द क्वाड कि क्वाड का मिलिटराइजेशन कभी नहीं होगा। हम चाहते क्वाड को नेटो बना देते, वी नेवर डिड दैट। क्वाड वाज नेवर मेड कन्वर्टेड इनटू नेटो। प्रधानमंत्री मोदी ने, जिसे कह लीजिए प्रिंसिपल्ड पोजीशन लिया, मर्द का बच्चा जिसे कहते हैं, कि रशिया का साथ हम नहीं छोड़ेंगे। ये टाइम टेस्टेड है। ट्रंप की तरह नहीं कि आज सुबह ये जेलेंस्की को गाली दे रहे थे, उन्होंने कहा टाइम टेस्टेड है। एक यूएन के उसमें ना हमने उनके अगेंस्ट में वोटिंग करी, हम अब्सटेन किए, ना हमने आज तक ट्रंप साहब, पुतिन साहब को अकेला छोड़ा।
अगर ट्रम्प साहब मोदी को गाली दे रहे हैं, जब पुतिन साहब पिछले 6 साल से मोदी साहब के लिए क्या कह रहे हैं, उस स्टेटमेंट को सुनिए। वो कहते हैं वो वर्ल्ड लीडर है और ये बोलते हैं कि ये एशिया का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी इज एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स। अगर आप नहीं हो, ये आप वेरीफाई कर लीजिएगा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, बिकॉज कि जब यूरोप के लीडर मिलते हैं ना तो टेबल का डिस्टेंस 10 फुट का होता है पुतिन साहब में और उनमें। मोदी साहब को बुलाया और हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया, हाईएस्ट रशिया का सिविलियन अवार्ड उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को दिया। और रशियन ऑयल हमने खरीदा, आज फिर हम खरीद रहे हैं सैंक्शंस के बाद, अगर आपको पता है कि नहीं पता है। इंडिया has basically increased its oil intake, so we have said to America, bring it on। हमारा टाइम टेस्टेड मित्र रशिया था, रशिया है, और हम रशिया के साथ थे। इसका यह मतलब नहीं है कि हम अमेरिका के साथ मित्रवत रिलेशन नहीं चाहते, मगर हम अमेरिका से मित्रता के लिए रशिया की पीठ में खंजर भोंक दें, ये नहीं होगा, ये कतई नहीं होगा। वो हमारे टफ टाइम में खड़े थे, हम उनके टफ टाइम में खड़े। आप सोच रही हैं ये आसान डिसीजन है? वजीर साहब से पूछे, वो जियो स्ट्रेटेजी को हमसे ज्यादा अच्छा समझते हैं। एक आर्मी के वो डेकोरेटेड कर्नल रह चुके हैं। इट्स नॉट एन इजी डिसीजन, लेकिन मोदी साहब ने लिया। खड़े हुए वो वेस्ट के सामने, पूरा वेस्ट उनको गाली दिया। आप क्या सोच रही हैं ये सैंक्शन सिर्फ इसलिए लगा कि वो दोस्ती करे? तो ये सैंक्शन कीमत है, ये वह मूल्य है जो भारतवर्ष चुका रहा है रशिया के साथ खड़े होने के लिए। स्लिपरी स्लोप नहीं है प्रधानमंत्री जैसा नेतृत्व, इसके लिए विश्व जो है उनका धन्यवाद करता है। और मैं राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व के बारे में नहीं कहना चाहता, ये उनका इंटरनल मैटर है, बट उनका और इलॉन मस्क का जो वो है इस एपिसोड, वो दुनिया देख ले क्या हुआ था। अच्छा, अब ये बोले थे जी, मैंने ये बोला कि पाकिस्तान जो है वो डिनायल में है और ये अमेरिकन के साथ उनकी दोस्ती। भाई मैंने तो इसका उल्टा ही कहा, एग्जैक्टली मैंने तो कहा, और आप इसको वेरीफाई कर ले। आप अमेरिका के और वेस्ट के डार्लिंग थे, आप जाकर के वेस्ट, हम तो नॉन अलाइन रहे भाई। आवर जनरली पंडित जवाहरलाल नेहरू की पोजीशन थी नॉन अलाइनमेंट। हमारी जो मोदी डॉक्ट्रिन है वो मल्टी अलाइनमेंट की है कि भाई हम नॉन अलाइन रहेंगे बट वी आर रेडी टू मल्टी अलाइन। हम किसी के जेब में नहीं जाके बैठने वाले। हम कोई ट्रम्प को नहीं कहेंगे कि आपको पीस प्राइज मिलना चाहिए, नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। आपको मिले वो आपका भला हो, अच्छा है, लेकिन सत्य के साथ हम खड़े हुए। अगला आदमी ट्रम्प के सामने खड़ा हो गया, सरेंडर नहीं डाला। ट्रम्प के पर्सनल गुस्से का, जिसे कहते हैं कोप भाजन, उसका शिकार हुए हम प्रधानमंत्री मोदी। मगर मुझे गर्व है प्रधानमंत्री जी के ऊपर कि उन्होंने अमेरिका को दिखाया कि एशिया के लोगों को तुम ये मत समझो, एशिया ने दुनिया को ज्ञान दिया, एशिया ने दुनिया को धन दिया, एशिया ने दुनिया को सब कुछ दिया है, और ये आने वाली शताब्दी एशिया की होगी। और दुनिया कहती है, विश्व कहता है, ये भारत के द्वारा जो जिसे कह लीजिए नेतृत्व देने वाली होगी। चाइना को कोई नहीं कहता कि चाइना लेड एशियन सेंचुरी, एवरीवन सेज इंडिया लेड एशियन सेंचुरी। उनके प्रतिबंधों के बावजूद और 150 साल की कॉलोनियल सेपरेशन के बावजूद आज हम दुनिया की टॉप 4 इकोनॉमी में खड़े हो गए। और अगर आप परचेजिंग पावर पैरिटी से कंपेयर कीजिएगा तो हम दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी ऑलरेडी बन चुके हैं। बिकॉज पीपीपी के टर्म में हम $10 ट्रिलियन इकोनॉमी है, रियल वैल्यूज में हम $4.5 ट्रिलियन इकोनॉमी है। सो पॉइंट है कि ये सब फैक्चुअली इनकरेक्ट है और आप स्टैंड प्रिंसिपल्स नहीं लेते। अगर वेपनरी से प्रॉब्लम है कि हम रशिया का, अमेरिका का खरीद रहे हैं, तो आपको सऊदिया से प्रॉब्लम होनी चाहिए, आपको अरबी मुल्कों से प्रॉब्लम होना चाहिए। वो सबसे बड़े ग्राहक है, उनको जाके आप सलाह दीजिए कि क्यों खरीद रहे हो। $400 मिलियन का भी उन्होंने, आप पूछ लीजिए कतर के प्रिंस, जो दुबई के वो प्रिंस लोग थे और ये अरबिया वर्ल्ड के, उनके चरणों में थे जी ट्रम्प साहब के। $400 मिलियन का गिफ्ट किया है प्लेन। किस लिए किया है भाई? क्या कर दिया ट्रम्प ने ऐसा? ट्रम्प तो सारा जिंदगी तो मुसलमानों को गाली देकर के आया। ट्रम्प साहब का पहला जो था, उन्होंने कहा वी विल बैन इस्लामिक जिहाद, इसके नाम पे उनको वोट मिला। रेडिकल इस्लामिक जिहाद के नाम पे वो उनका इलेक्शन प्लैंक था। 3-4 इलेक्शन प्लैंक में एक था रेडिकल इस्लामिक जिहाद, आई विल बैन मुस्लिम कंट्रीज, ये उनका वो था। जिन मुस्लिम कंट्रीज में उन्होंने बैन किया, सीरिया, अफगानिस्तान और यहाँ के लोगों से, उसमें अरबी कंट्रीज है, लेकिन सारे अरबी तो उनके पैरों में लेटे हुए भैया। इतने महंगे महंगे गिफ्ट दे रहे हैं, सारे वेपनरी उनसे हो रही है, डीले साइन हमको आप सिखा रहे हो। आप उनको सिखा दीजिए जाकर के कि भाई क्यों आप यूएस से इतने बड़े बड़े डील साइन कर रहे हो।
तो आपका एक बड़ा ही अजीब है मानसिकता देखने की। चाइनीज प्रोवर्ब जी फुल ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म है, इंडियन जो है वो स्लिपरी स्लोप है, पूरे इस नेबरहुड का जो परेशानी का कारण है वो भारतवर्ष है। ये थॉट प्रोसेस है, अगर न्यूट्रलिटी नहीं है, चलिए टू हेल विद न्यूट्रलिटी, ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। अगर आप ऑब्जेक्टिव एनालाइज करेंगे तो वी हैव नेवर फ्लिप फ्लॉप, वी हैव ऑलवेज टेकन अ प्रिंसिपल्ड पोजीशन कि हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन को वापस यहां नहीं आने देंगे उस फॉर्म में जिसको कि हम इंपीरियलिज्म कहते हैं। They are welcome as a civilization. We respect Western civilization, but not as an imperialist force. आप तो उसको imperialist force की तरह लेके आए। वॉर ऑन टेरर में हम शामिल हुए थे। वॉर ऑन टेरर का इफेक्टिव मतलब क्या होता है? वॉर ऑन जिहाद। वॉर ऑन जिहाद के मेंबर आप थे। हमसे भी कहा गया था कि वॉर ऑन टेरर आके ज्वाइन करो, हमने मना कर दिया, नहीं भैया हम नहीं करेंगे वॉर ऑन टेरर। आज मेजर साहब कहते हैं जी आप कॉर्ड साइन कर लिए, आप क्यों गए? तो भाई वॉर ऑन टेरर लड़ने। आप मना कर देते रशिया, अरे चाइना को, अरे अमेरिका को, तब आप गोद में बढ़ गए। सो पॉइंट है, कम से कम ऑब्जेक्टिव आइए। अब समय आ रहा है, फेयरली सोचिए, फेयरली क्रिटिसाइज कीजिए। वी वेलकम क्रिटिसिज्म, वी वेलकम होल हार्टेडली, वी वेलकम क्रिटिसिज्म। शुड बी ऑब्जेक्टिव, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, शुड नॉट बी मोटिवेटेड, बायस्ड एंड प्रेजुडिस्ड। ये नहीं होना चाहिए। चाइना हर काम कर रहा है तो जस्टिफाइड है। चाइना इस्लाम को मानसिक बीमारी कह रहा है, वो जस्टिफाइड है, वो प्रोपोगेंडा है। और यहाँ पे जी कश्मीर में मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, और मुसलमान कोई लड़की भारत के रोड पे मिल रही है तो उसको जग के अगला रेप कर दे रहा है। कल मेरे दोस्त का एक छोटा बच्चा है 8-9 साल का, उसे उसका मुस्लिम बच्चा छोटा सा कहता है तुम्हारा भगवान जो है वो स्टिंकी गॉड। ये कौन सिखाता है? सब क्यों सिखाते हो ये सब? बचपन से ही ये सब डाल देना, और पता आपको कुछ नहीं है। तो प्लीज, गॉड्स आर गॉड्स, सिविलाइजेशन आर सिविलाइजेशन, सबको साथ लेके चलिए, ऑब्जेक्टिव बनिए। अदरवाइज ब्राउनी पॉइंट लेना है तो करिए वे फील्ड मार्शल की तरह, वॉर लड़िए, ये लड़िए, न्यूक्लियर बम बना लीजिए कि हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं अंदर झांकेंगे, बाकी इंडिया जी सब झांक ले, हमारे अंदर कोई कमी नहीं है। एवरी मिस्टेक इज इन इंडिया बिकॉज इट इज इंडिया। द रीजन वाई इंडिया इज एट फॉल्ट बिकॉज इट इज इंडिया। ये जी हिंदू है, ठीक है, अब इसका क्या ही हम कर सकते हैं। सो ऑल आई सेड कि बी ऑब्जेक्टिव। और अब आप हमें गालियां दें, आप हमारी क्रिटिसिज्म करें, हम भी सोसाइटी है, मानवीय सोसाइटी है, हमारे अंदर भी कमियां हैं, सारी कमियां हैं जो एक मनुष्य के समाज में हो सकते हैं। आप उन पे उंगली भी उठाएं, आपका हक बनता है, नेबर है आप हमारे, बट फेयर उठाए। जिसके लिए हमें दोषी दे रहे, फिर सऊदी अरेबिया को भी दे। जिसके लिए हमें दोष दे रहे कि यहाँ पे मुसलमानों के साथ नरसंहार हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है, फ्रॉम सिक्योरिटी काउंसिल 1947 में जफरुल्लाह खान टू इमरान खान, सेम स्पीच इन वर्बैटिम, कुछ नहीं चेंज हो रहा है। पॉपुलेशन बढ़ गई, और इस्लाम जो वहां पे अगर मुसलमानों के मस्जिदों को टॉयलेट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो जी वो तो प्रोपोगेंडा कर रहा है, चाइना के अगेंस्ट में प्रोपोगेंडा है। अब अगर ये आपकी है तो फिर कैसे होगा चीजें ठीक? आप हमें थप्पड़ मार कर वो आप ये कहेंगे हम ऐसा प्रिटेंड करेंगे थप्पड़ नहीं लगा, ऐसे नहीं होता। There is a concept called apology, there is a concept called truth and reconciliation. You have to treat that path however difficult it may sound. मेजर साहब, क्या आपसे भी मेरा लास्ट सवाल है। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर मिले हैं चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के साथ, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान में जो टेररिज्म है वो इशू भी अरेज किया। इस पर भी आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो हमेशा इंडिया की तरफ से तो हमेशा से क्लेम आता है कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म करे, जबकि यूएसए ने भी कह दिया कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छे से टेररिज्म को काउंटर किया है। और ये इस तरह की स्टेटमेंट्स, और अब इंडिया ये क्लेम करता है, और चाइना का इंडिया के साथ रिलेशन क्या इम्पैक्ट डालेगा पाकिस्तान पर? क्या आप इस पर अपनी थॉट रखते हैं? वो डॉक्टर साहब की वीडियो दोबारा देखिएगा, तो वो बता रहे थे कि ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। फिर आखिर में उन्होंने बताया कि जी आप हमारे हमसाए हैं, ठीक है, तनकीद कीजिए लेकिन सीधी बात कीजिए। फिर उन्होंने कहा कि जी एक अपॉलॉजी होती है, फिर उन्होंने कहा कि एक ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन होती है, और फिर उन्होंने मुझे कहा कि जी सऊदिया को जाके क्यों नहीं समझाते, फलां को जाके क्यों नहीं समझाते, क्यों? अब सऊदिया उनके साथ क्या मेरा ताल्लुक ये बनाते हैं, ये मेरा वही इस्लाम का ताल्लुक बनाते हैं ना, और मुझे क्या ये वो कहते हैं कि तुम मुझे हिंदू बना देते हो। मेरी पूरी कन्वर्सेशन में मुझे बता दीजिएगा मैंने कहाँ पे हिंदू की बात की? मैंने कोई हिंदू की बात नहीं की।
लेकिन पहले मुझे मुसलमान बनाया, फिर मेरे पे डाल दिया कि तुम हिंदू की बात कर रहे थे, और उसके बाद कहा कि एक अपॉलॉजी करो। अच्छा, आप ना मेजर साहब का तो एक मिनट लूंगा। मेजर साहब ने बोला था एज अ मुसलमान मैं बोल रहा हूँ, ये आज मैं बोल रहा हूँ, ये प्रोग्राम देखिएगा, बस ठीक इतना है, ही बोल रहा हूँ, आज के प्रोग्राम में। तो एज ठीक है, मैं भी देख लूंगा, आप भी देख लीजिएगा, लेकिन उसमें मैंने क्या हिंदू की बात की? मेरा नहीं ख्याल कि मैंने की। अब डॉक्टर साहब ने कहा कि जी फैक्ट्स को मैं सही करता हूं। फैक्ट्स को सीधा कीजिए डॉक्टर साहब, देखिए कि पिछले 10 साल में, ज्यादा दूर ना जाइए, मैं तो कहता हूं पिछली बातों को भूल जाएं, करीब माजी करीब में देखें कि 2008 में, 9 में, 10 में इंडिया अमेरिका से क्या ले रहा था हथियारों की सूरत में, और आज 20 अरब डॉलर, 20 बिलियन डॉलर्स की डिफेंस परचेज इंडिया और यूएस के बीच में है। C-130 ले रहे हैं, हरकुलिस ले रहे हैं, अपाची ले रहे हैं, शिनूक ले रहे हैं, हार्पर ले रहे हैं, फिर हविट्जर्स ले रहे हैं, फिर बोट्स ले रहे हैं। और ये सारा किस लिए कर रहे थे कि जी क्वाड में जरा बैठने के लिए कोई अच्छी जगह मिल जाए, सीट मिल जाए, हम भी कहें कि जी हमारे पीछे भी कोई गोला बारूद है। और क्वाड में आपने क्यों गए जी? क्वाड किसके लिए बना है? किसको सेट करने के लिए और कंटेन करने के लिए बना है? नहीं मालूम, भाई चेक कर लें। तो मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो वो ये आप कह सकते हैं कि ये ऐसे ना पक्के होके बैठे रहे कि जनाब जो आप कहेंगे उसी तरीके से, और आखिरी टाइम पे आके इन्होंने थोड़ा सा अपना, लेकिन मेरी अपनी समझ के मुताबिक मैं ये समझता हूं कि देखिए जी पाकिस्तान ने जो कुछ किया, ये कह रहे हैं, सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान सीटो सेंटो उसके बाद ये वॉर एंड टेरर और इन सारी चीजों के अंदर शामिल रहा, लेकिन पाकिस्तान की अपनी एक कॉनोटेशन थी, पाकिस्तान उसके ऊपर चल रहा था, और उसमें किसी ने उसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा, किसी ने उसको देखा कि जी अमेरिका हमारे साथ है तो हम जो है ये हिंदुस्तान से बचे रहेंगे, मतलब वो सारी चीजें थी। और क्यों ना करता पाकिस्तान? पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया हिंदुस्तान ने, बांग्लादेश और पाकिस्तान को अलहदा करके। तो वो तो यार देखें, ऑब्जेक्टिव बात करें, वो इतने लोग आ गए थे, रोटी का मसला पड़ गया था, चूरी थोड़ी पड़ गई थी, फिर वो बंगाल के वजीर आला ने गांधी साहिबा से कहा, तो वो इंदिरा गांधी ने कहा कि मानिक शाह उठो जाओ इसको सेट करो, और वो जनाब हो गया। अब वो कैसे मुक्ति बानी बनी, कैसे वो ट्रेनिंग हुई, कैसे वो सारी वॉर क्रिएट हुई, कैसे वहां पे वो सारा जुल्म हुआ, सब कुछ हुआ, वो कोई जिक्र ही नहीं है। तो पाकिस्तान का बनता था कि वो अपने हिफाजत के लिए, अपनी सर्वाइवल के लिए, अपनी सारी चीजों के लिए, ये भी रिबाहा एक चेक कर लें कि इन्होंने तो कहा ना कि 1947 से लेके अभी तक इमरान खान तक ये रुक गए, हालांकि अभी शहबाज शरीफ हैं, लेकिन शहबाज शरीफ तक वर्बर टाइम एक ही तकरीर है। तो ये भी देख लीजिए कि कब जाके इन्होंने मानना शुरू किया कि ठीक है जी हम मान गए, पाकिस्तान बन गया, अब आप भी आगे चलिए, हम भी आगे चलते हैं। बहुत अरसा आप चेक करें, ये एक स्टेट ऑफ डिनाइल जो मुझे कहते हैं, हिंदुस्तान स्टेट ऑफ डिनाइल में था कि ये कैसे, ये चलेगा ही नहीं, ये बन ही नहीं सकता, होने इसका वजूद ही ठीक नहीं है। दे वर नॉट रेडी टू रिकग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान। तो ये सही कहते हैं कि जी हिंदुस्तान बहुत पुराना, हजारों साल की तारीख और वो सब कुछ, यस वो मैं मानता हूं, लेकिन उसमें मैं भी क्लेमेंट हूं। मैं भी वो जो कहते हैं ना कि जी वो जो हेरिडिटरी लिस्ट है या इनहेरिटेंस क्लेम मेरा भी है। हाँ मैं उसके बाद प्लस पे चला गया हूं ना कि मैं पाकिस्तानी बन गया, लेकिन वो उस सारे का हम भी तो वारिस हैं ना जी। अगर वो एशिया में इंडिया की ग्लोरी और वो सब कुछ था, वो हम भी तो थे। और उस दिन डॉक्टर साहब फिर उस सवाल पे फंस गए ना, जब मैंने कहा कि पहला मुगल मैंने मान लिया कि भाई वो ऑक्युपायर था, उसने आके कब्जा कर लिया ये वो, लेकिन उसके जो बच्चे पैदा हुए वो तो लीगली इंडियन थे, मतलब वो तो हिंदुस्तानी थे। आप कैसे कह सकते हैं कि वो हिंदुस्तानी नहीं थे? और वो जिस तरह सर हिला रहे हैं, यहीं पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कायम होता है कि ये सिर्फ हिंदू को हिंदुस्तानी मानने के लिए तैयार है, किसी मुसलमान को हिंदुस्तानी मानने के लिए तैयार नहीं है। और यही फंडामेंटल है कि जिसके ऊपर इंडिया फंसा हुआ है, और यही फंडामेंटल है कि जो पाकिस्तान इंडिया को समझाने की कोशिश कर रहा है। और इसी फंडामेंटल के ऊपर ये कहते हैं कि जनाब दो कौमी नजरिया, ये वो सब कुछ छोड़ दो। तो कभी डिबेट करें ना, सोचें, अमेरिका में रिबाहा आज आप जाएंगी, आप जो है अमेरिका की सदर नहीं बन सकती, क्योंकि आप बॉर्न अमेरिकन नहीं है। लेकिन आपके बच्चे अमेरिका में पैदा हो गए तो वो अमेरिका के सदर बन सकते हैं। वो इसलिए कि भाई वो बॉर्न इन अमेरिका हैं, दे आर नेटिव टू अमेरिका नाउ। तो ये फिर कैनोटेशन आप कैसे कर सकते हैं कि जी हिंदुस्तान में जो मुगलों के बच्चे पैदा हुए वो जो है वो हिंदुस्तानी नहीं थे। और मजे की बात यह है कि उनकी बीवियां जो थी वो कोई सेंट्रल एशिया से नहीं लेके आए थे, वो तो हिंदुस्तान में थी।
और उनमें से कई हिंदुस्तानी लड़कियों के बच्चे थे कि जो है ना बाद में बादशाह बने। तो मेरी जो कॉनोटेशन है वो ये है कि इंडिया पाकिस्तान दोनों इसी खित्ते के अंदर इसी के हिस्सेदार हैं, और उसमें अगर चाइना और इंडिया आपस में, या इंडिया चाइना से बात करे या चाइना इंडिया से बात करे, मैं तो इसको बहुत अच्छा समझता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि उनके बातचीत करने से पाकिस्तान के लिए भी स्पेस पैदा होगी। और जो पाकिस्तान है वो भी तो ये देखे ना, ये तो बड़ा अपनी दोस्ती को जितवा रहे हैं कि जनाब हमारी रशिया के साथ नहीं है, और ये खड़े हो जाते हैं हम, और आपकी तरह मतलब बेवफा दोस्त नहीं है। पाकिस्तान चाइना का वफादार दोस्त है या नहीं है? कौन सी जगह थी कि जहां पे पाकिस्तान चाइना के साथ नहीं खड़ा हुआ, और कौन सी जगह थी कि जहां पे चाइना पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा हुआ? अच्छा, ये रिवाज ना कर देंगी तो बचेंगी? नहीं, वो किधर बचेंगी? रिवाज इस टाइम पे मेरा ख्याल में कि सबसे पावरफुल है। तो मेरी समझ के मुताबिक कुछ ऐसी जगह होती हैं। हाँ, ये मैं दुरुस्त मानता हूं कि पहले मैंने खुद डॉक्टर साहब को कहा था कि मैं ये जो आप लॉर्ड जाके यारियां लगा रहे हैं ना वेस्ट के अंदर और ये उधर, ये आपके काम नहीं आएंगी। तो अब पता नहीं इनके कोई डायरेक्ट लिंक है मोदी साहब के साथ, वटेवर, शायद इन्होंने मेरा मशवरा पहुंचाया हो, तो उसकी बाद कोई थोड़ी सी तबीयत में फर्क आया है। और ये अच्छी बात है कि जो इनमें सुनने की समझने की सलाहियत है। अभी देखें रशिया का आज क्या बयान है कि वो ये समझते हैं कि जी चाइना, इंडिया और रशिया टॉक्स भी होनी चाहिए। तो आप मेरी बात समझिए। और दूसरी तरफ ये भी आप याद रखें, डॉक्टर साहब को शायद याद है या नहीं है, मैं कहीं से ढूंढ के इनको व्हाट्सएप कर दूंगा, कि रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जिनको दुनिया का मतलब बड़ी दुनिया वेस्ट में भी ईस्ट में भी उनको रिगार्ड करती है एज वन ऑफ द वेरी लर्नेड फॉरेन मिनिस्टर्स, तो सर्गे लैवरोव साहब ने ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया को कहा था कि होश करो, पाकिस्तान अपना है, आप गलत कर रहे हैं, आप जिसकी दोस्ती में ये कर रहे हैं ना, बड़ी मेहरबानी ना करें। तो उस दिन भी ये मशवरा आया था इनको, लेकिन अकल जिस तरह वो कहते हैं ना कि जी उस टाइम पे जरा ये जोर में ज्यादा थे, तो उस दिन सुनाई नहीं दे रहा था। लेकिन सिंदूर के बाद और फिर ये जो अमेरिका के मोहतरम सदर हैं उनकी ठुकाई के बाद अब अच्छा साफ साफ दिख रहा है। और मेरा ख्याल में कि जिस तरह ये कहते हैं ना कि आप सीधे रास्ते पे आ रहे हो, तो मेरे हिसाब से ये भी बिल्कुल सीधे रास्ते पे आ रहे हैं। तो अगर ऐसे चली दुनिया कि जिसमें रूस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इन लोगों ने अगर संभाल लिया, तो मेरे ख्याल में कि ये दुनिया, लेकिन अभी भी बहुत दूर है वो मंजिल। वो इसलिए कि इन दोनों मुल्कों के जो अवाम है वहां तक मतलब सारी की सारी जो तरक्की है या सारी की सारी जो लोगों की वो है वो पहुंचनी चाहिए। तो तब जाके फिर ऐसा एक वो बनेगा कि जिसके अंदर आप कहेंगे कि जी वो एशिया जो है उसने टेक ओवर कर लिया। तो ये भी सच है। अगले दिन डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जी वो पाकिस्तान में कहां तेल है, तो अब डॉक्टर साहब को रेयर अर्थ का तो पता चल गया है, तो इनको कुछ दिनों में पता चलेगा कि रेयर अर्थ भी बहुत सारे पाकिस्तान के पास हैं, और पाकिस्तान के पास एक बड़ा खित्ता है कि जहां पे बहुत अच्छा ऑयल पाकिस्तान में मौजूद है। हाँ, एक्सप्लोर नहीं हुआ वटेवर, लेकिन उसकी वजूहत भी थी कि पाकिस्तान भी इंडिया की तरह यह समझता था कि मगरब को अगर अपने अंदर घुसने दिया या जगह बनाने दी तो फिर वो जो है ना भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि कॉलोनियलिज्म का एक डर भी था। ये भी स्टोरी शायद आपने सुनी हो कि जी ये सिंगापुर की जो बंदरगाह थी ये कराची वो बनाना चाहते थे, क्योंकि आइडियली हम वेल लोकेटेड थे कराची के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो शिप ब्रेकिंग और शिप रैकेज जिससे सारा आज सिंगापुर दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है, वो कराची में वो बनाना चाहते थे। लेकिन पाकिस्तान में जो नए नुमाइंदे आए थे जिन्होंने हुकूमत संभाली थी, सब कुछ किया था, वो डरे हुए थे कि ये ना हो कि जी फिर गोरा आ जाए और फिर वहां से कब्जा करता करते फिर पूरे के पूरे को जो ना सिस्टम के वो कर ले। तो इसलिए बहुत सारे खौफ होते हैं उस टाइम के लीडर्स के, बहुत सारी बातें होती हैं उनके सामने जिसकी वजह से वो फैसला करते हैं। लेकिन सच्ची बात है चाइना इंडिया की मुलाकात पाकिस्तान के लिए फेवरेबल है। तो बाकी सऊदीया को जो समझाने की बात है उस पर फिर मैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा को साथ ले जाऊंगा, क्योंकि जब सऊदी मुझसे पूछेंगे कि तुम क्यों आए हो समझाने, तो मैं बताऊंगा कि सर ये आदमी है, ये मुझे रोज कहता है जाओ जाके उनको समझाओ, तो इसलिए मैं इसको साथ ही ले आया। डॉक्टर साहब एंड पर क्या कहना चाहेंगे, फिर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। देखिए बात यह है कि अब अगर आदमी समझना नहीं चाह रहा तो फिर बात ये तो है। पहला स्टेटमेंट क्या जी, इन्होंने पाकिस्तान को कभी नहीं एक्सेप्ट किया, कभी नहीं, बड़े मक्कार लोग हैं जी। मकार नहीं कहा, मकार
डॉक्टर साहब मक्कार नहीं कहा। चले मैं मकार नहीं, मैं मानता हूं आपने मकार नहीं कहा, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। चले और सुन ले इसको, एक बस 10 सेकंड दे दीजिए, ज्यादा लंबा नहीं है। आपने पाकिस्तान बनाया, आपको मुबारक। पटेल कोई साहब, देना नहीं चाहते। जब बात गिर जाए, कचरा हो जाए, तब गिर जाए, तब पीछे आओ, वहां तक हमें पीछे बुलाना नहीं, हम देखे ठीक। सरदार पटेल कह रहे हैं मैं लाइव ग्रेट लीडर था। कि मैं क्लिप भेजूंगा कि आपने पाकिस्तान बनाया, आप मुबारक हो, आप खूब करें, और जब और हट्टे कट्टे हो जाएगा तो आप हमसे आप जो है संबंध बना लीजिएगा। अभी आपको मुबारक हो, हमने आपको दे दिया, हमने स्वेच्छा से एक्सेप्ट किया। ये स्टेटमेंट है, मैं लाइव है, ये आपको भेज दूंगा, मतलब लाइव एज इन रिकॉर्डेड है, पीआईबी के वेबसाइट पर भी है, मैं भेज दूंगा आपको। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी गए, वाजपेयी, बिल्कुल, मैं दूसरा नाम यही लेने वाला था कि उनका भी नाम लीजिए। प्रधानमंत्री वाजपेयी गए, उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी साहब आए, ठीक, सबने कहा कि भाई हम रिकॉग्नाइज करते हैं, हम चीख चीख के कह रहे कि भाई हम रिकॉग्नाइज करते हैं, हमें कुछ लेना ही नहीं है आपसे, हम आपसे बस लेना देना नहीं चाहते। आप रखना चाहते हो तो एक नॉर्मल, जैसे कि बाकी हमारे पड़ोसी हैं, मैं तो मानता हूं कि नेपाल भारत से भी ज्यादा सशक्त देश है। क्यों? क्योंकि नेपाल दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसको ना तो वेस्ट कॉन्कर कर पाए, ना तो इस्लामिक आक्रांता कर पाए। दे वर नेवर कॉलोनाइज्ड इन द हिस्ट्री। मगर जैसे अफगानिस्तान था, बुद्धिस्ट कंट्री थी, हिंदू कंट्री थी, कन्वर्ट हो गए वो, ये सब कॉन्क्वेस्ट हो गए मुसलमानों के द्वारा। द ओनली कंट्री विच एवर, इसीलिए कहते हैं गुरखा से बड़ा कोई वॉरियर पैदा नहीं हुआ आज तक। दूसरी बात, मेजर साहब ने कहा कि जी हम वारिस हैं यहाँ के। अरे भैया, आप उम्मत बन गए तो कैसे वारिस रहे? आप वतन के कॉन्सेप्ट को तो डिनाई कर रहे हो। आपने कहा कि टू नेशन थ्योरी, तो यही कहा ना कि हम तुम में से नहीं है, हम तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है, हमारी हिस्ट्री अलग है, हमारे कल्चर अलग है। तो अगर वारिस होता तो उसका कल्चर, वारिस तो उसी को मिलेगा ना जो हमारी हिस्ट्री और हमारा कल्चर का होगा। आप कह रहे हो हमारी हिस्ट्री अलग, हमारा कल्चर अलग, हमारा खान पान अलग, हमारा सोच अलग, हमारे भगवान अलग, हमारी सब कुछ अलग। भाई वेद तो भगवान ने दे दिया था भारत के लोगों को, आपने उसको, उससे अपना रास्ता काट लिया। आपने कहा गीता और वेद से हमारा कोई लेना देना, तो बकवास किताब है, इसको तो जलाया आपके जिनको आप अपना मानते हो। लाइब्रेरियां जलवाई हैं, कितनी यूनिवर्सिटियां जलवाई हैं, अलाउद्दीन खिलजी, बख्तियार खिलजी, ये गजनवी गौरी, इनको आप अपना मानते हो ना भाई। इन्होंने तो सारी नॉलेज सिस्टम पे, आप कैसे उसके वो हो गए? आप पढ़ा रहे हो क्या भगवान श्री कृष्ण की गीता को अपने उसमें? आप बोलो, आप क्लेम करने आ गए प्रॉपर्टी पे कि हमारा क्लेम बनता है। आपने गीता के, भाई हमारा प्रॉपर्टी हमारे ज्ञान है, हमारी प्रॉपर्टी कोई ये, हमने कभी एम्पायर्स नहीं बनाए दुनिया में जाके तलवार के दम पे। जीते हो लोगों ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है, यही है। We never believed in making an empire on the basis or on the might of the sword. India is not that. जी बताएं। डॉक्टर साहब ठीक है, वो जो जहाँ पे मुझे आप पे एतराज आता है ना, वो ये आता है कि जी गीता वेद से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ तक बात दुरुस्त है, लेकिन इसके बाद ये जो आप एक जुमला डाल देते हैं, ये बकवास है, वो मेरा जुमला नहीं है, वो ना मेरी सोच है। नंबर एक। नहीं तो क्यों नहीं? नंबर टू, मेरा आपसे सवाल है जी, आप मेरा सवाल है, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। बात बताइए, मेरा तो नाता कुरान से भी है, बाइबल से भी है, भाई पुस्तकें हैं, इवन गॉड का मैसेज है। नहीं, मैं उस सेंस में कह रहा हूं कि जी मैं उनकी कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे। बाकी सारी चीजें तो ठीक है, आपने कह नहीं, खाने क्या फर्क है? हम तो भाई, हम इसीलिए तो आपने हमें रिकॉग्नाइज नहीं करते। डॉक्टर साहब रेबाहा, आप नाम लेती जाएं, जो गोलगप्पे, ये जो क्या कहते हैं इसको, ये आप खाती है ना, आप नाम लेती जाएं और डॉक्टर साहब से पूछती जाएं कि कौन सी वहां पे है। अरे बाबा, तो ये हमने कहा कि आप हमसे अलग हैं। डॉक्टर साहब आप डोनेशन थ्योरी की नेगेशन कर रहे हैं ना मेजर साहब। आप मुझे बताएं, हम इसी को अखंड भारत कहते हैं कि जो हम, मेजर साहब एक मिनट दीजिए, जो हम खाते हैं वही आप खाते हैं, हमारी तरह दिखते। मैं रिबाह को अपना परिवार मानता हूं, मैं मेजर साहब को अपना परिवार। आप कहते हैं क्यों मानते हैं? हमने तुमसे पीछे छुड़ाया, तुम छोड़ो हमको। ये आपके लोगों का वो है। अब अभी मैं आपको सुनाऊं, एक बुरे बुजुर्ग सज्जन पाकिस्तान में बैठ के बोले, हमने ये ज्ञान के लिए नहीं बनाया, हमने ये वो रिलीजन मोहम्मदी के लिए बनाया ये पाकिस्तान, हमने सच बोलने के लिए नहीं बनाया। ये आपके बहुत बड़े स्कॉलर है, मैं उनको भी आपको बोलेंगे तो मैं सुन रहा था। वो आपकी जो लिस्ट ऑफ बड़े स्कॉलर्स है, वो सारे वो हलचल वाले हैं ना, मैं अब उनका क्या करूं? आप बुलाते उनको स्टेट गेस्ट है, उनको आप जो है निकला है ना वही हलचल वाले निकल है ना।
नहीं नहीं, अभी हलचल वाले वहाँ नहीं है। देखे ना, इन हमसादों पे जो कि अल्लाह के दीन के नाम पे मुल्क बना के और आइन की रट लगाते हैं, और ये इस फ्रीडम ऑफ स्पीच हमसादों, क्या ये मुल्क फ्रीडम ऑफ स्पीच और डेमोक्रेसी और तुम्हारे जो है अदलिया के लिए बनाया गया था या दीन मोहम्मद के लिए बनाया गया था? ठीक है, इन हमसादों पे जो कि अल्लाह के दीन के नाम पे ये हरामजादे हैं देखें, वो, किसको बोले मुझे नहीं ये पता, मुझे ही बोल रहा है। ये एडमिरल रिटायर्ड हैं, आप ही ये के है ना। जी जी, देखें देखें वो अभी मिसाल लगी नहीं, लेकिन वो बख्शी साहब भी है ना आपके पास, तो वो बख्शी साहब कभी ये नहीं कहते, नहीं बख्शी नहीं साहब ये सर सब नहीं देखिए कहते ना, बख्शी वो साहब। भी यार, वो देखिए भी जब फॉल्स इक्विवेलेंस तो ना करें ना। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, अभी अभी ये उनका ओपिनियन जो है वो, बख्शी साहब बहुत सम्मानित हैं, बख्शी अरे साहब सर अभी अभी ये इन्हीं कहते हैं। एडमिरल साहब पे रहें कि जो एडमिरल साहब हैं वो जो अपनी बातचीत कर रहे हैं वो अपना एक नुक्ता नजर दे रहे हैं, और वो उसके ऊपर कह रहे हैं कि जी फ्रीडम ऑफ स्पीच, डेमोक्रेसी। देखें ना, वो तो डेमोक्रेसी को भी नहीं मान, तो ठीक है, एक बंदे के अपना इंडिविजुअल ओपिनियन है, वो कहते जी वो तो सही कह रहे हैं ना नहीं आप, कह नहीं, रहे हो मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह अगर मैं आपके चुन चुन के लोगों के लाके बयानात दूं तो दीजिए। वो तो इससे बहुत ज्यादा सख्त है। नहीं आप दीजिए, मैं सुनना चाहूंगा कि हमारे आर्मी के जो पोजीशंस पे हैं, हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, वो इस तरीके का बयान दे रहे हो। नहीं तो आर्मी के समझिए इधर उसको। पाकिस्तान में सैकड़ों, आप देखिए, आप कंपेयर करें, आप बोलेंगे कि हम इनको हमारे यहाँ से बयान जाएगा, हम पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देंगे। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, मगर वो अगर आपके फाउंडेशनल प्रिंसिपल को, वो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल को चेंज कर रहे हैं। नहीं हराम नहीं सालों नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है? हमारा तो दीन मोहम्मद, हमारा कुरानी कॉन्स्टिट्यूशन है। तो डॉक्टर यही कह साहब रहे जो हैं। दीन मोहम्मद है, मेरी समझ के मुताबिक उसमें बराबरी है, उसमें वो कह रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है कि आप खलीफा से पूछें कि जनाब ये दूसरा नहीं, मैं कुर्बान है, बताता हूँ फ्रीडम ऑफ स्पीच, सुन लीजिए मेजर साहब, सुन लीजिए फ्रीडम ऑफ स्पीच। और इसीलिए पीपल से दैट आई एम रेयर, इवन मेरे जर्मन प्रोफेसर ने, डार्विन ने एक थ्योरी दी, उसका नाम है इवोल्यूशन। उसने कहा ये जो हाथ हैं ये बेसिकली हाथ नहीं थे, ये पैर थे, और बिकॉज ऑफ आवर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड एडेप्टेशन टू द जो नेचर था, हम धीरे 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 4 पैर से 2 पैर और 2 हाथ हो गए। दिस थ्योरी इज इन डायरेक्ट कॉन्ट्राडिक्शन विद द थ्योरी ऑफ क्रिएशन, क्योंकि अल्लाह कहता है या गॉड कहता है कि मैंने अपने हाथों से तुम्हें बनाया, तुम्हारे हाथ पैर बनाए। चूंकि अल्लाह के खुद के हाथ हैं, तो हाथ जो है वो क्रिएशन में एक पार्ट है, चूंकि वो मानवीय तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। जब चार्ल्स डार्विन ने इसको लिखा, उसके हाथ पांव ठंडे हो गए, उसने कहा मेरी दशा तो गैलीलियो जैसी हो जाएगी। उसने कहा मैं नहीं पब्लिश करना चाहता अपनी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, बिकॉज थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इज अ कॉन्ट्रडिक्शन एंड अपोजिशन एंड एंटीथेटिकल टू द थ्योरी ऑफ क्रिएशन। अच्छा, सर जी 52 मिनट का प्रोग्राम हो गया, बल्कि 53 मिनट का। तो इस प्रोग्राम को हम, ये बहस कभी खत्म नहीं हो सकती है। और नहीं, ये बहस खत्म होगी जिस दिन आपने सिर्फ और सिर्फ ये कहा कि हम सच के पाथ पे चलेंगे, सब बहस खत्म हो जाएगी। ये बाहर, ये जो आखिरी एक जुमला बोलता हूँ उसके बाद चलते हैं, और मैं भी आप लोगों को पसंद आए। वो फौज में हम थे ना, तो जब कैंट से बाहर निकलते थे ना गाड़ियां, तो वो उसको कॉन्वॉय कहते थे, मिलिट्री कॉन्वॉय, के सारी गाड़ियां इकट्ठी बाहर निकलती थी। तो वो कैंट के बिल्कुल बाहर एक दरख्त था पुराना सा, तो हर साल जब गाड़ियां निकलती थी तो एक गाड़ी उसमें जाके लगती थी। तो वो जो जनरल साहब थे ना, वो पूछते थे कि वो गाड़ी कोई लगी है या नहीं लगी, तो वो बार बार पूछते रहते थे। तो फिर एकदम से एक बंदा आके बताता था कि सर वो बड़ी माजरत, बड़ी कोशिश की, लेकिन फिर वो एक गाड़ी जो है ना वो दरख्त से लगे। वो कहते हैं फिर नॉर्मल है, इसका मतलब है कि सब ठीक रहेगा, क्योंकि अगर गाड़ी ना लगी तो तब मसला है। तो इसलिए अगर ये नेवर एंडिंग बहस जारी है तो अच्छी बात है, जिस दिन ये रुक गई तो फिर मसला है। यहाँ मैं सहमत हूँ, Thank you so much. बहस जरूरी है, यहाँ मैं सहमत हूँ, बिकॉज इसी से रास्ता निकलेगा। राइट, आई एग्री विद Thank सर, you so एंजॉय much. योर इवनिंग, लवली टू मीट यू गाइस। और Thank मैं you so much. इसी I इसी wish डॉन that one day physically we will have a toast, me having orange juice and you are having whatever juice, I don't know. सर आप So, पंजाब के डॉन लग रहे हैं आज। सर सब अलाउड है, टेक केयर। जी, थैंक यू सो मच व्यूवर्स। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें नहीं इजाजत। थैंक यू सो मच।